हेलो दोस्तों, आर ओ ए आर ओ की इस मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आर ओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही हम प्रत्येक क्लास में आपको अच्छे लेवल के प्रश्नों को उपलब्ध कराते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। तो सही कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं होती है, तो तीसरे वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। हमने आपको बताया था कि परतदार चट्टानों को अवसादी चट्टानें भी कहते हैं, और अवसादी चट्टानें जो होती है इनमें जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म इनमें पाया जाता है। इन चट्टानों का निर्माण जो है जलीय तंत्र द्वारा हुआ है, अर्थात इन चट्टानों का निर्माण जो है टूट फूट के कारण हुआ है। और परतदार चट्टानें हैं ये, और परतदार चट्टानों के विषय में आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि इनमें परतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? फोन आल्प्स पर्वत, सिमुम अरब मरुस्थल, सांता आना न्यूजीलैंड, खमसिन मिस्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। सांता आना न्यूजीलैंड में नहीं चलती है, ये चलती है कैलिफोर्निया में। यूएसए के कैलिफोर्निया देश में ये चलती है। खमसिन हम सब जानते हैं कि ये मिस्र में बहने वाली गर्म हवा है। ये पॉइंट याद रखना है कि खमसिन किस प्रकार की हवा है, तो ये एक गर्म पवन है, जबकि ऊपर की तीनों शुष्क स्थानीय पवन है। पूछा जा सकता है कि फोन किस प्रकार की पवन है, तो यह शुष्क स्थानीय पवन है। प्रश्न नंबर देखिए 3। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मसालों का। प्रश्न नंबर 4 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ में सही मिलान करना है। परियोजना और प्रारंभ होने वाला वर्ष यहाँ पर दिया गया है। हाथी परियोजना वर्ष 1992 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो ए का 3 आएगा। ए का 3 देख लीजिए, ऑप्शन सी में है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परंतु अन्य पॉइंटों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लाल पांडा परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 1996 में। बाघ परियोजना तो हमें रटी ही रहती है, वर्ष 1973 में इसको प्रारंभ किया गया था। अंगुल परियोजना वर्ष 1970 में जो इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। उचित लगने पर पॉइंटों को नोट अवश्य कर लेना है। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में संस्थान है और सूची सेकंड में अवस्थिति दी गई है। और आपने पेपर का एनालिसिस देखा होगा कि वहाँ पर जो है संस्थान से संबंधित प्रश्न देखने को आपको मिला था। भारत हिंदू नाट्य अकादमी कहाँ पर है ये? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। ए का 2 आएगा। निराला आर्ट गैलरी ये कहाँ पर है? ये आपकी है प्रयागराज में, तो बी का 1 आएगा। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद इम्पोर्टेंट है, ये अवस्थित है वाराणसी में, तो सी का 3 लिख दीजिए। कारपेट इको लैब ये है आपकी भदोई में, तो डी का 4 आएगा। 2 1 3 4 बड़ा ही अच्छा प्रश्न था ये। 2 1 3 4 ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? गाजीपुर, वाराणसी, बाराबंकी, शाहजहाँपुर। तो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है बाराबंकी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गाजीपुर भी है, परंतु बाराबंकी सबसे बड़ा उत्पादक जिला है उत्तर प्रदेश में अफीम का। प्रश्न नंबर लगाइए 7। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। उपरोक्त की पदावधि का सही कालक्रम क्या है? लॉर्ड कर्जन दिया गया है, लॉर्ड चेमफोर्ड्स दिया गया है, लॉर्ड होल्डिंग दिया गया है और लॉर्ड इरविन दिया गया है।
इनको जो है काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इसको कहेंगे। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो था 1899 से लेकर के 1905 तक। बंगाल विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था, तो 1905 याद रहेगा, लास्ट में आएगा। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर के 1921 तक इसका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड हॉन्डिंग का कार्यकाल था 1910 से लेकर के 1916 तक। और लॉर्ड इरविन, देखिए लॉर्ड इरविन को जानते भी होंगे, 1931, 5 मार्च 1931 को तो आप जानते ही होंगे। तो इसमें से 5 आप लेस कर दीजिए, तो 1926 से लेकर के 1931 तक लॉर्ड इरविन का कार्यकाल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, तो ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था 1916 से लेकर के 1921 तक था, यानी कि 1916 से लेकर के 1921 के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो हुई है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। इसलिए कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है। यदि हमको इनका सन पता है तो जो भी घटनाएं हुई हैं वो हम आराम से कवर कर जाएंगे, तो ज़रूर याद रखेंगे। थोड़ा सा हम देखें तो एक पॉइंट यहाँ पर छूटा है, 1905 से 1910 किसका कार्यकाल था? 1905 से 1910 तक किसका कार्यकाल था, ये भी जान लेना है। तो ये कार्यकाल था लॉर्ड मिंटो का। किसका था? लॉर्ड मिंटो सेकंड का था। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पर्सन। अच्छा टॉपिक था ये, इसको जरूर कवर कर लेना है आपको। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पीलीभीत, सहारनपुर, इटावा, इनमें से कोई नहीं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है अवस्थित है लखीमपुर खीरी में। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। पहला पॉइंट ये दे देगा और दूसरा पॉइंट दे देगा इसका क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखेंगे कि इसका जो है क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है। आजकल जो है इसी तरीके से प्रश्न पूछ रहा है एग्जाम में एग्जामिनर। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सा युग्म अशुद्ध है? आईटी पार्क कानपुर दिया गया है, डिफेंस पार्क कानपुर दिया गया है, थीम पार्क आगरा दिया गया है, इत्र पार्क कन्नौज दिया गया है। कुछ विद्यार्थी जानते होंगे कि इत्र पार्क जो है कन्नौज में है, तो डी तो हमको पता है और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। आईटी पार्क आपका कानपुर में नहीं है। कहाँ पर है ये? तो ये आपका है लखनऊ जिले में, लखनऊ में स्थित है आईटी पार्क। और डिफेंस पार्क कानपुर में है, थीम पार्क आगरा में है। जो विद्यार्थी नोट करते रहते हैं उचित पॉइंटों को लिख करके, वो काफ़ी अच्छा स्कोर जो है कर जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि उनका रिवीजन होता रहता है नोट्स के माध्यम से। प्रश्न नंबर 10 लगाइए। यदि 3 गुणा 4 लिखा गया है या 3 या 4 कहिएगा, इसको जो है 1609 लिखा गया है। तो उसी प्रकार आपको 4 और 7 बराबर होंगे, इसके आंसर कीजिए। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, 4916 आएगा। देखिए 3 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा आपका 9, और 4 का स्क्वायर कर दे तो हो जाएगा 16, यानी कि लास्ट वाला पहला आ रहा है और पहले वाला जो है लास्ट में आ रहा है। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 पहले आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बाद में आ जाएगा। तो 4916 ही राइट आंसर है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, जय सिंह। शिवाजी ने पुरंदर की संधि कब की थी? 1665 में की थी। और किसके साथ की थी? जय सिंह के साथ की थी। यह एक मुगल सेना नायक था। तो याद रखेंगे शिवाजी की जय हो, तो ऐसे याद रहेगा। प्रश्न नंबर 12 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही मिलान करना है आपको। कन्नी नारक केंद्र जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 2 को सिलेक्ट करने वाले विद्यार्थियों का सही हो जाएगा। ये जूट के लिए जाना जाता है। और विरुद्धनगर ये जाना जाता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो यहाँ पर 3 लिखिए, चन्नापटना रेशम
ये तो बहुत बार हमने देखा भी है और पढ़ा भी है। तो रेशम के लिए, और भदोई तो जानते ही हैं, कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है भदोई। तो डी का 1 आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 3 4 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? वंदना, वंदना, वंदना और वंदना। कौन सा सही आएगा देख लीजिए। आप कहोगे सर हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पर क्यों डाल दिया गया है? भाई इसलिए डाला है क्योंकि आप हिंदी को कर नहीं रहे हो। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम नेगेटिव मार्किंग यदि हटा दें और 54 क्वेश्चन सही कर जाएं तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। हमने कल एक वीडियो डाली थी हिंदी की, और वो दृष्टि मॉडल पेपर था। आपने उसको वॉच ही नहीं किया, और जो नए व्यूवर्स वो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को जरूर वॉच करें। एक अच्छी वीडियो है वो, प्ले लिस्ट में उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी चुना है उनका यहाँ पर सही हो जाएगा वंदना, ये सही है, जबकि ऑप्शन बी वाला बिल्कुल यहाँ पर गलत है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में होता है? डी राइट आंसर है, कठोपनिषद में। प्रश्न नंबर 15 है, कथन कारण का प्रश्न है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। देखिए पहले वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। यदि उन्होंने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी है और मूल्य बढ़ जाता है या 15 रुपये हो जाता है तो इससे क्या होगा? तो वो मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाएंगे नहीं कमाएंगे? बिल्कुल कमाएंगे। मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक जो होते हैं वो जो आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा आवश्यकताओं को नहीं शामिल करते फिर। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 16 है, करंट का प्रश्न है ये। हाल ही में संपन्न T20 वर्ल्ड कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? सही का चयन करना है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। तो ये तो सभी जानते होंगे किसको जो टीम इंडिया ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को ही दिया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन सी है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ? भारत उज्बेकिस्तान, भारत मंगोलिया, भारत रूस, भारत सिंगापुर। तो यह अभ्यास संपन्न हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखना है, और यहाँ पर क्या आएगा और बीच में है। तो पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही है। विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक होते हैं। प्रश्न नंबर 19। जी का मान विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। यह तो गलत हो गया है, क्योंकि जी का मान तो ध्रुवों पर अधिक होता है। पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर जी का मान कम होता है। आपको सोचना है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान कम होता है, या फिर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ता है, या फिर नियत रहता है। तो सही चुनना है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर जी का मान कम होता है, घटता है। तो जी का मान नीचे आने पर जो घट जाता है, और जी का मान पृथ्वी के केंद्र से ऊपर जाने पर घटता है। नीचे आने पर भी घटता है और ऊपर आने पर भी घट जाता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। भारत में केंद्रीय औषधि संस्थान अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? लखनऊ में। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। मिलान संबंधी प्रश्न आपको देखना है और सही से मिलान करना है।
लैंगरहैंस द्वीप, तो इंसुलिन आएगा, यानी कि पहले का 4th पॉइंट आएगा। तो 4 पॉइंट ऑप्शन बी में है और सी में भी है। पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, तो बी का 3rd वाला पॉइंट आएगा। ये दोनों में ही मेंशन है। अब आपको देखना है कि बी चुनना है या सी चुनना है। थायराइड ग्रंथि, कैल्सिटोनिन, तो सी का 1 आएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। एडिनल ग्रंथि, एपिनेफ्रिन, एडिनल ग्रंथि एपिनेफ्रिन आएगा इसके लिए, तो डी का 2nd होगा, तो सी राइट आंसर हो चुका है। देखिए ऐसे ही पर्सन जो है एग्जाम में आते हैं, जिनको हम ध्यान से नहीं देखते हैं वही पर्सन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस मनाया जाता है। दिवस से भी एक पर्सन आता और इजी ही पर्सन पूछा गया था मिलान में। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो उसको मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त हो जाता है? तो भिन्न से भी एक प्रश्न आया था, आसान है ये भी, आप इसको कर सकते हो। 1/2 से घटाया जाता है तो प्राप्त होता है 2/3। यदि हम 1/2 में से x को घटा दें और 2/3 हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो 1/2 को यहीं पर रहने देते हैं, 2/3 को इधर ले आएंगे और x को जो इधर लेते जाएंगे। अब इसको हल कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 6, और फिर 2 से जब काटेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, और इधर x रहने देते हैं। तो -4 में से 3 जाने पर कितना आएगा? -1/6 आ जाएगा। तो x का मान हमारा ये आया, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। -1/6 जो है वह भिन्न है। चलिए इस प्रकार कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एग्जिट मान पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 24। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थल बाधित बताना है आपको, लैंड लॉक्ड देश बताना है। अफगानिस्तान तो 100% है, हंगरी, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, तो डी राइट आंसर है। तीसरे वाला पॉइंट नहीं आएगा। स्थल बाधित देश में अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड। देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछले वर्षों में इस तरह का प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको शामिल किया गया है, और इसके कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर कर लेंगे आज। स्थलरुद्ध लैंड लॉक्ड देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है। समुद्र से नहीं मिलती है अर्थात स्थल से उनकी सीमाएं लगती हैं। विश्व के स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? 45 है, 45 है। एशिया महाद्वीप में स्थलरुद्ध देश कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान, ये भारत से टच है, अफगानिस्तान को याद रखेंगे, भूटान को भी याद रखेंगे, नेपाल को भी याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और ये तो याद ही रहेगा अजरबैजान और आर्मेनिया। इन दोनों में युद्ध भी हुआ था, पहले आपने देखा होगा, तो ये भी याद रखेंगे। और मंगोलिया, ये कुछ यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, तो उनको याद कर लीजिए। और एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है? कजाकिस्तान है, ये इम्पोर्टेंट है। और दक्षिण एशिया में स्थित है अफगानिस्तान, यह एक स्थल बाधित देश है। तो हमने यहाँ पर इनको जाना है, ध्यान से देख लीजिए, जब प्रश्न बनेगा तो आराम से जो लग भी जाएगा। ये तो याद ही रखने हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, जब भी ऐसे प्रश्न में ऑप्शन दिख जाएगा समझ जाना है कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध है? बोलीविया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे, तो ये तो नहीं देखने को मिले हैं अभी, तो ए यहाँ पर राइट आंसर है बोलीविया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में केवल 2 इस प्रकार की कंट्री हैं,
एक तो बोलीविया है और दूसरी है पराग्वे। पराग्वे तो दोनों को याद रखना है, केवल दो ही हैं दक्षिणी महाद्वीप में, दो ही ये देश हैं जो कि स्थल रुद्र हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में कोई स्थल रुद्र देश नहीं है? लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। अफ्रीका में भी है, एशिया में भी है, यूरोप में भी है, परंतु उत्तरी अमेरिका में कोई भी नहीं है। याद रखना इस पॉइंट को कि उत्तरी अमेरिका में स्थल रुद्र देश नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 27। प्रत्येक क्लास को भाई वॉच किया करो, कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है और कम समय की हमारी क्लास होती है और अच्छे लेवल की होती है। यदि आप अभी से ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से री एग्ज़ाम निकाल पाओगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में घोषित राज्य राजधानी क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? हरदोई, सीतापुर, शाहजहाँपुर, रायबरेली। तो उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर एससीआर को अपनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी। तो इसमें जो जिला शामिल नहीं है उसका नाम है शाहजहाँपुर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने इसका लिया है थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए यूपी में एनसीआर की तर्ज पर होगा एससीआर का गठन। 24 जुलाई 2024 की ये न्यूज़ है। और यहाँ पर जो है नीचे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। किसने इसको मंजूरी दी है? तो राज्यपाल ने दी है। इसके क्रियान्वयन के लिए राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, तो इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नवगठित उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में राजधानी लखनऊ के साथ साथ आसपास के ज़िले हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये ज़िले जो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, याद भी आपको कर लेना है, कैसे भी करके याद करें, थोड़ा ट्रिक लगाकर आप इसको याद कर सकते हैं। बार बार हर राय सीता को उनकी आती है। तो थोड़ा सा लगाए लॉजिक, जब प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बहुत याद आ जाता है कि सर ने यह बात बताई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यशील साक्षरता हासिल की है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो किसने की है? लद्दाख, दिल्ली, केरल, लक्षद्वीप। ऑप्शन ए राइट आंसर है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त की है, 97%। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प शहरों की सूची में शामिल नहीं है? श्रीनगर, जयपुर, मैसूर, वाराणसी। तो कभी कभी ऐसा होता है जो अच्छे शहर होते हैं वो शामिल भी नहीं हो पाते हैं, तो वाराणसी नहीं आएगा, तो डी राइट आंसर है। चलिए एक और नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न था। देखिए सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और हिंदी का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भैया ज़रूर वॉच कीजिएगा। धान का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2024-25 के लिए कितना तय किया गया है? 2200 रुपये प्रति क्विंटल, 2300 रुपये प्रति क्विंटल, 2400 रुपये प्रति क्विंटल, 2320 रुपये प्रति क्विंटल। इम्पोर्टेंट है, अभी चल रही है धान की फसल, तो इसका समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है 24-25 के लिए? बी यहाँ पर राइट आंसर है, 2300 रुपये। देखिए इसके अंदर दो कैटेगरी होती हैं, यदि धान ए आएगा लिखा हुआ तो इसके लिए जो है 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है MSP। तो हमने यहाँ पर 30% कवर किए हैं, और देखिए आपने देखा भी होगा सभी अच्छे प्रश्न थे। धन्यवाद दोस्तों।